वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। I would now request Param Pujya Swamiji to hoist the national flag accompanied by Honorable Director Sir and Revered Principal Sir. आज देश का कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? 70 ईयर्स अगो हमने क्या प्राप्त किया था? आजादी, स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस। उससे पहले किसका राज था? यहाँ ब्रिटिशों का राज था। ये देश गुलाम क्यों हो गया था? अपना देश इतना ताकतवर, इतने योद्धा यहाँ, इतने योगी यहाँ पर, साधु संत महात्मा यहाँ, इतने किसान, इतने जवान, इतने बलवान, हम इतने धनवान थे। 18वीं शताब्दी तक दुनिया की 30% आमदनी हिंदुस्तान में है। 30% पूरी दुनिया का निर्यात भारत करता था, आज 1.5 है। विश्व का कुल जो उत्पादन है तो उसका भी आज 80% चीन जो है विश्व का कुल उत्पादन करता है। कितना उत्पादन कर रहा है? 80% चीन उत्पादन कर रहा है। उस समय पूरे वर्ल्ड की जीडीपी, पूरे वर्ल्ड की इनकम में 30% भागीदारी आज तक भी किसी दुनिया के देश की नहीं है। इतना महान देश होकर के भी हम गुलाम क्यों हो गए थे? कुछ पता? एकता टूट गई थी। क्या हो गया था? आपस में झगड़ने लग गए और उन्होंने एक फिर नीति बना ली, फूट डालो और राज करो। फूट कैसे डाली? तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम दलित हो, तुम वनवासी हो। और इसमें भी फिर एक को बोल दिया तुम आर्य हो, तुम द्रविड़ हो, और आपस में लड़ा दिया। तुम इस प्रांत के हो, तुम इस प्रांत के हो, प्रांतों के नाम पर लड़ा दिया। राजाओं को आपस में लड़ा दिया, रानियों को आपस में लड़ा दिया। राजा रानी लड़ने लगे। तो क्या आज ये फूट पूरी तरह से खत्म हो गई?
इसका मतलब फिर से भी गुलामी का खतरा बना हुआ है। तो हमें आपस में जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर बंटना, यह है आजादी का संकल्प। क्योंकि यदि आज फिर हम वैसे ही बट गए तो फिर देश दोबारा भी गुलाम हो सकता है। हाँ, और ये गुलामी शुरू कहां से हुई थी? पहले तो ये तो भारत अजय राष्ट्र रहा है ना। ये घुसे कैसे थे ब्रिटिश लोग यहां? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और वो यहां पर नमक दाल बेचती थी, मसाले बेचती थी। अजमेर में जहांगीर उस समय शासक था, उसने इनको नमक मिर्च मसाले बेचने का लाइसेंस दे दिया कि तुम हिंदुस्तान में बेच सकते हो। वो बेचने लग गए और बाद में इतनी ताकत इकट्ठी कर ली। देखो, इन बातों को हमें समझना है। एक होती है आर्थिक पराधीनता, आर्थिक गुलामी, एक होती है राजनीतिक गुलामी। तो भारत की शुरुआत किससे हुई थी? आर्थिक गुलामी से। किससे शुरुआत हुई थी? और वो आर्थिक गुलामी किसने शुरू की थी? जोर से बोलो। ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर उसने क्या किया? इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, उसने सैनिक रख लिए, फिर इतने हथियार खरीद लिए कि राजाओं को डराने लग गए और जाकर के उनको उनके राज्य में कब्जा कर लिया और उनसे टैक्स लेने लग गए, संधियां कर ली उनके साथ। ट्रीटी, संधि को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रीटी कर ली। और ट्रीटी से ऐसी चीटिंग की कि फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और 565 रियासतों में ऐसा पूरा अपना तंत्र खड़ा कर लिया। फिर जब इन्होंने ज्यादा ही देश में तबाही मचानी शुरू की तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं तो अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो युद्ध लड़े झांसी भाई ने, फिर सारे देश में विद्रोह हो गया। तो 1857 से पहले इस देश में पहली स्वतंत्रता की लड़ाई, प्रथम स्वातंत्रता संग्राम कब हुआ बड़े रूप में? 1857 में हुआ। और 1857 में, उससे पहले तक किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से भारत पर कब्जा कर रखा था। उसके बाद फिर जो है महारानी विक्टोरिया ने अपने अधीन ले लिया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अधीन ले लिया। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज नहीं था, जो यूके सरकार, यूके गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड किंगडम, उसका अंग्रेजों का कंपनी का तो राज था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज नहीं था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको ठीक ठाक रखेंगे, कंपनी वालों को देश नहीं चलाना आता, हम चलाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने देश में राज करना शुरू कर दिया और हमने उनको भी मान लिया राजा अपना। तो मैं आपसे पूछता हूं, अपने देश में, अपने देश का राज हो या विदेशियों का? ये तो सबको अच्छा लगता है कि अपने विदेशी लोग हम पर राज क्यों करें। तो हमारे बालों पर तो आज भी विदेशियों का ही राज है। ज्यादातर हिंदुस्तान में लोग अभी, ये तो हमने पतंजलि का स्वदेशी अभियान शुरू कर दिया। जैसे राजनीतिक पराधीनता बुरी होती है, उससे भी बुरी आर्थिक पराधीनता होती है, वैचारिक पराधीनता होती है, उससे भी हमें इस देश को मुक्त कराना है। ये आज हम स्वाधीनता दिवस पर संकल्प लें। इसके लिए स्वाधीनता दिवस है कि हमें राजनीतिक गुलामी में नहीं जीना, ऐसे ही आर्थिक गुलामी में, वैचारिक गुलामी में, शिक्षा की गुलामी में भी, चिकित्सा की गुलामी में भी। ये सारी गुलामियां तो अभी भी बाकी है। एक ही आजादी मिली है, इसकी आजादी राजनीतिक, आर्थिक गुलामी तो आज भी है। शिक्षा की गुलामी तो वही मैकाले जो शिक्षा पद्धति बना के गए वही पढ़ा रहे थे। ये तो आचार्य कुलम पहला संस्थान है जो इस शिक्षा की गुलामी से मुक्त हो गया है। शिक्षा की गुलामी से मुक्ति, फिर अंग्रेजी चिकित्सा की गुलामी से, अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था से मुक्ति, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से मुक्ति, अंग्रेजी चिकित्सा व्यवस्था, ये एलोपैथी की दवाइयां क्या, अंग्रेजी चिकित्सा व्यवस्था से मुक्ति, विश्व मुक्त कृषि, केमिकल वाली खेती, वो भी तो बुरी है, वो भी तो गुलामी पराधीनता है। तो हमको चाहिए पूर्ण स्वाधीनता। क्या चाहिए? पूर्ण।
इसलिए इस बार हमने संकल्प लिया है कि 70वें स्वाधीनता दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि इस देश में हम पूर्ण आजादी लेकर के आएंगे, पूर्ण स्वाधीनता लेकर के आएंगे, पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वतंत्रता। और उसमें हमने अभी पिछले दिनों पूरे देश में एक मुहिम चलाई और उसको आगे चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे कि राजनीतिक आजादी तो हमने 70 साल पहले प्राप्त कर ली, अब हमको चाहिए आर्थिक आजादी। क्या चाहिए हमको, बोलो? कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग अपने जीवन में देश का पैसा कह रहना चाहिए देश में, और हम अपने देश का गौरव होना चाहिए। इतनी सी छोटी सी बात है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा है। कोई देश इकोनॉमिकली पावरफुल होता है, जो देश आर्थिक दृष्टि से ताकतवर होता है, दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। हमको भारत को क्या बनाना है? सुपर पावर। क्या बनाना है, बोलो? और सुपर पावर बनने के लिए हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? इकोनॉमिक सुपर पावर, पॉलिटिकल सुपर पावर, नॉलेज में सुपर पावर, खेलों में सुपर पावर, हर काम में, कैरेक्टर में सुपर पावर। ऐसा हमें सुपर पावर इंडिया, पावरफुल इंडिया हमें बनाना है। और आप बच्चे ऐसा भारत बनाने वाले हैं। देखो, कुछ की उम्र तो अभी 70-80 साल होगी, वो तो 20-25 साल के बाद में बैकुंठ में जाने वाले। आप लोगों को पारी खेलने अभी 60-70 साल की। कितने दिन जीना है आपको? आप इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? क्या उससे ज्यादा जीना है? तो चलो बोल दो 100 साल। कितने साल जीना है? करीब 100 साल। कितने होते हैं पता है? बोले बाबा जी, उसके बाद भी कोई मरना थोड़ी चाहता है। 100 साल तक का आगे सोचा है कैसा भारत होगा? तो 100 साल तक का आगे का भारत के बारे में अपने को सोचना है। आप नहीं सोच पा रहे तो हम सोच रहे हैं, और हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे। और उसमें आपको बहुत बड़े बड़े उसमें दायित्व, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। आपको इस देश का नेतृत्व तय करना है, ऐसे आपको स्वयं को तैयार करना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज श्री को मंच की ओर ला रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का बैंड है छात्राओं का, वो उनको स्कॉट कर रहा है मंच की ओर। स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी। द्विज ब्रह्म तेज धारी, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी, जो इस समय BMS की डिग्री, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी की डिग्री प्रदान कर रहा है। और उसने 2 बैच अभी तक जो छात्रों के हैं 50-50, वो बड़े सफलतापूर्वक वहां से निकले हैं और विभिन्न जगहों पर उन्होंने स्थान पाया है। उसके छात्र मंच के सामने से स्वामी जी महाराज को सलामी देते हुए निकलेंगे। पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राएं मंच के सामने से सलामी देते हुए निकल रहे हैं। साथियों, जो ये इतना बड़ा आप सेवा प्रकल्प देख रहे हैं पतंजलि योगपीठ का, हमारा सौभाग्य है कि उसके संस्थापक अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री हमारे मध्य में उपस्थित हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस की इस 70वीं वर्षगांठ पर वह हमें अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। स्वामी जी महाराज। आज कई वर्षों के बाद मैंने आयुर्वेद कॉलेज के बच्चों को भी बहुत अच्छा इनका बैंड था और बहुत अच्छी इनकी परेड थी। एक बार जोरदार इनके लिए अभिनंदन हो जाए। तो हमारे बच्चों में इन बातों से डिसिप्लिन बढ़ता है,
यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिटी, कैसे हमें संगठित होकर के एक रूपता के साथ जीना है, विविधता में एकता का दर्शन, वो इन छोटी छोटी बातों से प्रतिबिंबित होता है, हम सीखते हैं। तो आज हम आजादी की 70वीं वर्षगांठ मनवा रहे हैं और 70वीं वर्षगांठ मनाते हुए हमें सबसे पहले तो उन 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं के प्रति जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दे करके, अपने प्राणों को न्यौछावर करके, अपनी शहादत और कुर्बानी के बदौलत हमें आजादी दिलाई, उन सब वीर वीरांगनाओं को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको सलाम करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। राजनीतिक स्वाधीनता तो हमें 70 साल पहले मिल गई थी, अब हम इस देश में आर्थिक स्वाधीनता भी लेकर के आएंगे, शिक्षा की स्वाधीनता, चिकित्सा की स्वाधीनता, अर्थव्यवस्था की स्वाधीनता बहुत बड़ी स्वाधीनता होती है। देश गुलाम कैसे हुआ था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने इस देश में व्यापार शुरू किया था, हमारी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। एक कंपनी ने इतना बड़ा अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया कि फिर वही आर्थिक साम्राज्य राजनीतिक साम्राज्य के रूप में तब्दील हो गया। और उस कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी ने, जिसको इस हिंदुस्तान में नमक, आटा, दाल, मिर्च ये सब बेचने का लाइसेंस मिला था, वो हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले बेचते बेचते मानो उसके हाथों में पूरा देश बिक गया। और 1857 तक उसी कंपनी का राज था। जब पहला स्वातंत्र्य संग्राम हुआ तो हमने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? एक कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। 1857 के उन क्रांतिकारियों के यदि हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जैसे हमारे उस समय के क्रांतिकारियों ने, मंगल पांडे सहित, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा सहित उन वीर वीरांगनाओं ने, जिन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वो प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम था, तो आज हम स्वाधीन भारत में इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़े और इनका अर्थव्यवस्था पर जो कब्जा है, देश को जो आर्थिक गुलामी, जो आर्थिक दरिद्रता में धकेल रही है, यह आर्थिक पराधीनता है हमारी, इससे हम मुक्त कराने का संकल्प लेंगे तो मुझे लगता है यह हमारे क्रांतिकारियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम इस देश को आर्थिक आजादी दिला दें। ये सुनने में बात छोटी सी लगती है, लेकिन छोटी छोटी बातों का ही बड़ा परिणाम हो जाता। तो मैंने कहा आर्थिक स्वाधीनता, ये एक संकल्प होना चाहिए आज इस आजादी के दिन, आर्थिक आजादी का। आज इस स्वाधीनता के दिन संकल्प होना चाहिए आर्थिक स्वाधीनता का, आर्थिक स्वतंत्रता का। दूसरा, महात्मा गांधी कहते थे भारत आजाद होने के बाद इसमें अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र अपने तंत्र से चलता, स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था, स्वतंत्र, अपना तंत्र हो। तो क्या आजाद भारत में अपना आर्थिक तंत्र पर आधिपत्य है? हम आर्थिक तंत्र को हम डोमिनेट नहीं करते, विदेशी कंपनियां डोमिनेट करती हैं। गोल्ड में उनका कब्जा है, लैंड पर उनका कब्जा हो गया है, मिनरल्स पर उनका कब्जा है, ऑयल पर उनका कब्जा है। पहले बोला जाता था गोल्ड सबसे कीमती है, अब सबसे ज्यादा कीमती क्या हो गया है? अब ये काला तेल सबसे कीमती हो गया है। गोल्ड पर, लैंड पर, ऑयल पर, हेल्थ पर। अब देखो स्वतंत्र, हम क्या हो चुके हैं 70 साल पहले? बोलो स्वतंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। तो क्या 70 साल बाद भी चिकित्सा में अपना तंत्र है या अंग्रेजी तंत्र है? अंग्रेजी दवा। तो हमारी ये नई डॉक्टर बन रही हैं, मुझे लगता है ये शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आचार्य कुलम से लेकर के वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज तक, ये जो हमारे शिक्षा का और चिकित्सा का अनुष्ठान चल रहा है, ये शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत को स्वतंत्र बनाएगा। ये है काम, स्वतंत्र।
शिक्षा का अपना तंत्र, चिकित्सा का अपना तंत्र, अर्थव्यवस्था का अपना तंत्र, कानून न्याय व्यवस्था का अपना तंत्र, संपूर्ण स्वाधीनता, ऐसा संकल्प होना चाहिए हमारा। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, मणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ रानी चेन्नम्माबाई, अल्लूरी सीताराम राजू, पूरे देश भर में अलग अलग, ये तो कुछ महापुरुषों के नाम हम बोल देते हैं प्रतीकात्मक रूप से। 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। कुछ महात्मा गांधी की तरह ऐसे भी थे जिन्होंने कोई लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन एक वैचारिक आंदोलन देश में खड़ा किया। चाहे वो सशस्त्र क्रांति थी, चाहे वो हथियारों की, तलवारों की क्रांति थी, या विचारों की क्रांति थी। विचारों की क्रांति करने वाले और विचारों के माध्यम से क्रांति करने वाले और हथियारों के माध्यम से, दोनों ही माध्यमों से क्रांति करने वाले सभी महापुरुषों को हमारा प्रणाम है। और उनके संकल्पों का भारत हमें बनाना है। आपने नाम सुना होगा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। रोज हवन किया करते थे, रोज योग किया करते थे। फांसी पर जब उनको चढ़ाया गया गोरखपुर की जेल में, तो उससे पहले भी उन्होंने दंड बैठक लगाई। तो अंग्रेज हंस रहे थे, बोले अब दंड बैठक लगा के क्या करोगे? बोले इस जन्म में दंड बैठक लगाता हुआ जाऊंगा तो अगले जन्म में और बलवान बन के पैदा होऊंगा और अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ूंगा। ये हौसला था उन महापुरुषों का। और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का एक भजन था, गाओगे मेरे साथ? ये उनका गीत है, बाबा रामदेव का नहीं है। मेरा हो मन स्वदेशी, ये उन्होंने लिखा था। और इस गीत को गाया करते थे चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सभी। ये स्वदेशी का सपना, ये स्वामी रामदेव का सपना नहीं है मात्र, ये सपना था। मैंने कहा चाहे विचारों की क्रांति थी या हथियारों की क्रांति थी, दोनों ही महापुरुषों का ये सपना था। महर्षि दयानंद ने ये स्वराज्य, स्वाधीनता और स्वदेशी का मंत्र प्रारंभ में हमें दिया और सब महापुरुषों ने इस संकल्प को एक साथ आगे बढ़ाया। तो क्या था? मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। गाइए, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी, होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। तो आज से संकल्प लो, बाल देसी तो इन पर शैम्पू भी केश कांति देसी लगेगा। बाल देसी और शैम्पू विदेशी, आंखें देसी और इन पे लगने वाली काजल विदेशी। तो हमने पतंजलि काजल निकाल दी, हर्बल काजल। चमड़ी देसी तो इसके ऊपर लगने वाला एलोवेरा जेल, सौंदर्य प्रसाधन, चाहे वो ब्यूटी क्रीम लगाओ, एंटी रिंकल क्रीम लगाओ, गोल्ड क्रीम लगाओ, एंटी एजिंग क्रीम लगाओ, हमने सब स्वदेशी निकाल दिए हैं। साबुन भी स्वदेशी, टूथपेस्ट भी दंत कांति स्वदेशी। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे मन पर। देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए बोलो, या विदेश में जाना चाहिए?
लेकिन ये विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, देश का पैसा लूट के बाहर लेके जाती हैं। इस बार मैंने पूरे देश में यह आंदोलन छेड़ा। तो हमने क्या किया, सारे रेडियो पर, सारे टीवी चैनलों पर, सारे अखबार आज पतंजलि अपनाओ देश को आर्थिक आजादी दिलाओ के नारे से गूंज रहे हैं। ये पहली बार आजादी के इतिहास में हो रहा है। तो मेरे से मीडिया वाले पूछने लगे, अभी मैंने टीवी पर काफी बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, बाबा मांगे आजादी। तो टीवी चैनलों ने अलग अलग हेडिंग चलाए और बड़े बड़े एक एक घंटे के कार्यक्रम बनाए, और हमने भी वहां पर देशभक्ति के तरानों के साथ ही आर्थिक आजादी के गीत गाए हैं। मेरे साथ गाओ जरा। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे कारवां को, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, जमी सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। ऐसे आप भी गाया करो। बोले बाबा जी हमको गाना ही नहीं आता। गाना थोड़ा जैसा आता वैसे ही गा लिया करो, तुमने कौन सा कंपटीशन जीतना है। तो बोले बाबा जी इन विदेशी कंपनियों को भी कोई माफी मिल सकती है। मैंने कहा एक शर्त पर माफी मिल सकती है, विदेशी कंपनियां ये डिक्लेयर करें कि हिंदुस्तान से जो प्रॉफिट कमाएंगी वो यहीं से देश में सेवा में लगाएंगी, तो इनको माफी मिल सकती है। नहीं तो भगाओ इन सबको। क्यों, ये देश को लूट रहे हैं भाई। बोले बाबा जी आप तो ऐसी बात कर रहे हो, बगावत पैदा हो जाएगी। मैंने कहा हो जाए बगावत, हम तो हैं ही विद्रोही। पहले घर से विद्रोह करके घर छोड़ के भागे, फिर गुलगुल से विद्रोह करके हिमालय, और हिमालय से भी फिर पूरे देश को जगाया। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। अब स्वदेश का एक भी पैसा जाएगा ना विदेश में, तन भी स्वदेशी मन भी स्वदेशी, सुख अपने ही भेष में, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे सदाचार की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की। तो हमने सबको जगाया और ये बताया भाई देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए बोलो। तो ये तो सबको बात समझ में आती है ना। और अब लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने इस बार ये संकल्प लिया है, और हमने करोड़ों लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि अपने घर में, अपनी रसोई में, अपने बाथरूम में अब कोई विदेशी सामान, मैं स्वयं इसका पालन करता हूं, मैं विदेशी पेन का इस्तेमाल नहीं करता, मैं विदेशी घड़ी का इस्तेमाल नहीं करता। घड़ी तो वैसे बांधता ही नहीं हूं, लेकिन मेरी मंच पर घड़ी होती है क्योंकि मैं टाइम का पंक्चुअल आदमी हूं। मेरा कार्यक्रम यदि सुबह 5 बजे शुरू होना होता है तो मैं कितने बजे मंच पर पहुंच जाता हूं? 4:45 बजे। मैं 4:45 बजे ऑन ड्यूटी होता हूं। हिंदुस्तान में शायद एक पहला सन्यासी है और पहला नागरिक है जो विदाउट एनी सैलरी 365 दिन, और वो भी ओवर ड्यूटी करता है, ओवर टाइम करता है, विदाउट एनी सैलरी, बिना किसी वेतन के। मैं अवैतनिक आदमी हूं, अनपेड ब्रांड एम्बेसडर पतंजलि का, अनपेड सेवक, बिना सैलरी वाला। सुबह 4:45 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कितने वर्किंग आवर्स हो गए भाई? 5 से 10 17 घंटे। और 4 बजे से वैसे उठ जाता हूं, 18 घंटे, और एक बार भी ब्रेक नहीं। आजकल तो समाचार भी देखो तो 15 मिनट में, कभी तो 5 ही मिनट में ब्रेक आ जाता है। हमने छुट्टी की कर रखी है, जोर से बोलो, छुट्टी की, छुट्टी से हमारी कट्टी हो रखी है। क्यों? छुट्टी किस बात की भाई? थोड़ा सा तो जीवन है, और इसको भी आधा ऐसी छुट्टियों में बिता दो।
तो एक एक दिन एक एक जिंदगी के बराबर है हमारा, और इसको शौर्य से जिए, स्वाभिमान से जिए, पुरुषार्थ के साथ जिए, पवित्रता के साथ जिए। योग और यज्ञ, योग और कर्मयोग, साधना, सेवा, पुरुषार्थ, परमार्थ हमारा स्वभाव बन जाए। इस संकल्प के साथ आप जीवन जिए। आप सब भाई बहनों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति का महातीर्थ बना है पतंजलि योग पीठ, और इसको बनाया आप सब ने। आप सबका इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन।